नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड अड्डा में, जो स्पेशली मार्केट में होता है और मार्केट की बहुत सारी खबरें जो इस हफ्ते टॉप पे रही हैं और अगले हफ्ते तक उनका असर या लंबे समय तक उनका असर होगा, उनको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आए। काफ़ी उथल पुथल रही भारतीय बाज़ारों में, और भारतीय क्यों, अमेरिका में भी बहुत तगड़ी उठापटक हुई और उसके पीछे कई सॉलिड रीजंस थे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ का फेड, उसने ऐसे बयान दिए फेड चेयर ने कांग्रेस के सामने अपनी टेस्टिमनी में, जिसके बाद बाजार में एक नर्वसनेस आई। उसके बाद हफ्ता बीतते बीतते आखिरी दिनों में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर को हिला के रख दिया। अमेरिका के दो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहें, उसमें तगड़ी पिटाई हुई। एक का नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, जिसको SVB के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सिल्वरगेट कैपिटल। इन दोनों के शेयर्स में एक में 60% की गिरावट और एक में 42% की गिरावट एक दिन में हुई है। क्यों हुई है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। काफ़ी लंबी इस पे बातचीत होनी चाहिए क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर में है। तो यही सब कुछ इस शो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूँ। विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह जी, मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसिट कैपिटल के, अमेरिका से जुड़ रहे हैं, और इस पे समझेंगे कि सारा कांड वहीं से क्यों शुरू होता है। बार बार हर हफ्ते जब भी देखो तब हमारी चर्चा की शुरुआत वहीं से होती है। दूसरे अभय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, पाइपर सैरिका के फाउंडर, CEO, MD, मालिक, और इनसे चर्चा होगी कि इसका असर हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं दूसरी तमाम घटनाओं का। संजय सिन्हा सर हमारे साथ हैं, सिट्रस एडवाइज़र हैं के फाउंडर हैं और मार्केट के वेटरन हैं, और साथ ही हमारे साथ इस बार एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं, विशाल चंदीरामानी साहब, जो ट्रस्ट प्लूटस वेल्थ के मैनेजिंग पार्टनर हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आपको बता दूं। फ्री फ्लो होता है, इनफॉर्मल होता है, लेकिन हम लोग एक सीमा बनाते हैं कि इस विषय पर बात करेंगे, उसको हम कहते हैं ऑन द शो। कि इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हम 4 विषयों पर बात करेंगे। एक तो ये SVB यानी जो बैंक था वो क्यों गिरा और सिल्वरगेट में इतनी कमजोरी क्यों आई। दूसरी बातचीत हम करेंगे कि फेड दरअसल क्या चाहता है, क्या करने वाला है, क्योंकि जो फेड चेयर की कमेंट्री थी वो बहुत हार्श थी कि स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर और कितने समय तक चलेगी किसी को पता नहीं। तो इस पे बातचीत होगी। तीसरी बातचीत होगी भारतीय बैंकिंग सिस्टम की। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है हमारा बैंकिंग सिस्टम। दो खास तौर पे चर्चा के विषय हैं। एक तो क्रेडिट कार्ड का जो डेट है वो काफ़ी बढ़ा है, यानी लोग बहुत खर्चा करें प्लास्टिक मनी के थ्रू, और दूसरा जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की हमारी रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट करती है कि हम बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट पे खड़े हैं। हमारा ग्रॉस NPA डिकेट्स के लो पे है, 4% से नीचे आने वाला जब हम इस साल की क्लोजिंग करेंगे। तो इस तरीके का मजबूत सेक्टर हमारा जो बैंकिंग है, क्या उस पर किसी तरीके की कोई डर, कोई आशंका, कोई खबर हो सकती है। और चौथा विषय होगा कि HNIs और अल्ट्रा HNIs कहाँ पैसे लगा रहे हैं, उनकी नज़र कहाँ पे है, इन सब पे बातचीत होगी हमारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीकेंड शो में। सबसे पहले अनुराग जी, सर ये क्या कराते रहते हैं आप? अब अभी फेड से छुटकारा नहीं मिला तो सिलिकॉन वैली में कांड हो गया। क्या हुआ दरअसल? क्या मैं दर्शकों को बताया एकदम आसान भाषा में, क्या कर दिया उसने ऐसा? अच्छा नीरज जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब भी कैपिटल फ्रीली अवेलेबल होता है तो कहीं ना कहीं उसके मिसयूजेस भी होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं कि हुआ क्या। और देखिए नीरज जी, आई शुड एडमिट दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी वाइजर। मुझे भी उतना ही नॉलेज है जितना अभी खुल के आई है। आई थिंक बाद में और डिटेल समझ में आएंगे कि हुआ क्या है। बट तकरीबन नीरज, कोई भी बैंक अगर ट्रबल में आता है ना, तो उसके कोर पे एक ही इश्यू होता है, वो होता है डिपॉजिट रन। तो बैंक्स के लिए सबसे बड़ा एसेट जो होता है वो उसका एसेट्स नहीं होता, वो होता है उसका डिपॉजिटर्स का मनी, जिस पर वो तकरीबन बहुत लो इंटरेस्ट देता है, देन उसी मनी को लेंड करता है। तो अल्टीमेटली दिस इज, अगर हम SVB बैंक देखिए, सिल्वरगेट पे बाद में आएंगे, तो बहुत छोटा बैंक है तकरीबन, लेकिन SVB इज लाइक अ 40-year-old बैंक। अबाउट 160-170 बिलियन डॉलर्स के इसके एसेट्स, डिपॉजिट्स थे। एंड यहां पर कुछ ट्रबल शुरू हुई। तो नीरज, इसका स्टोरी ये है, तकरीबन ये अबाउट 50-60% लेंडिंग इसकी स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल फंडेड कंपनीज और विद इन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एरियाज में होती है। तो इट इज वेरी हेविली एक्सपोज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वन सेक्टर, 50-60%। आई थिंक ये यूजुअली बैंकिंग नॉर्म्स
से हटके है। अच्छा, लेकिन ये क्यों है नीरज? क्योंकि इसका जो फंड रेजिंग है वो लार्जली रिटेल ड्रिवन नहीं है। तो इट रेजेस मनी इन सेकेंडरी मार्केट एंड देन लेंड्स दैट मनी। इसका मतलब ये है कि इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स पे वो भी ज्यादा है कंपेयर टू जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट आजकल नील इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने सेविंग्स और चेकिंग अकाउंट्स पर। अब बैंक्स ने, इसकी बात करें अगर एसवीबी की, तो ये अपने क्वार्टरली अपडेट में, पिछले अपडेट में भी उन्होंने कहा था कि इस समय हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वीसी फंडिंग रुक गई है। और वीसी फंडिंग अगर हम पिचबुक का डेटा देखें वो 30% ड्रॉप हुआ है इस साल में। अब वीसी फंडिंग अगर रुकती है तो ये कंपनीज जो, और इंडिया में भी तमाम कंपनीज हैं ये जो हमारी अभी 21 में लिस्ट हुई हैं, अगर इनको वीसी से फंडिंग रुक जाती है तो या तो इनको मार्केट से फंडिंग चाहिए, लेकिन इनको रेगुलर बेसिस पे अपने डिपॉजिट्स में डिप करना पड़ता है। When they dip into the deposits, वो डिपॉजिट नीरज बैंक्स में ही तो पड़े हुए हैं, तो बैंक में डिपॉजिट कम होंगे। तो उन्होंने कहा था कि हमारा क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि बर्न रेट कंपनीज का बढ़ गया है और वो वीसीज फंड नहीं कर पा रहे हैं, वो फंड हो रहा है हमारे डिपॉजिट से। अब बैंक का डिपॉजिट बेस कम होगा तो कहीं ना कहीं बैंक को वो कैश तो रखता नहीं है बैंक उतना, तो बैंक को वो फाइनेंस करना पड़ता है। फाइनेंस मतलब उसको ऑनर करना पड़ता है, और जैसे ही वो डिपॉजिट बेस कस्टमर्स विड्रॉ करेंगे, बैंक को कहीं ना कहीं या तो एसेट्स हल्के करने पड़ेंगे और नहीं तो अपने बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे। वही उसने किया। तो आई थिंक थर्सडे को उन्होंने अनाउंस किया कि ऑफ 21 बिलियन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब जो आज मैं बेच सकता हूं, वो तकरीबन बैंक ने सब बेच दी है। और वो इसलिए हुआ बिकॉज अगेन डिपॉजिटर्स विड्रॉ कर रहे थे अपने फंड्स एंड बैंक रियलाइज दैट अभी इट कांट सस्टेन। तो उसने वो बेचा और उसमें करीब उसको $2 बिलियन का लॉस हुआ, क्योंकि अगर आप पहले मैच्योरिटी से पहले बेचेंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट रेट पे आपको लॉस हो सकता है। और फिर बैंक अनाउंस्ड किया यार अब हमें $2 बिलियन मार्केट से एक्स्ट्रा रेज करने पड़ेंगे, विच ऑल्सो इंडिकेटेड कि बैंक इज शॉर्ट ऑफ कैपिटल। सो नीरज, कुल मिला के ये कहानी है कि एनी बैंक विच इज ओवर एक्सपोज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू वन सेक्टर, उस सेक्टर में फंडिंग इस समय रुकी हुई है, तो वो अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर रहे हैं। अगर वो डिपॉजिट्स विड्रॉ करेंगे तो बैंक को उसको ऑनर करने के लिए अपने एसेट्स में से सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेंगी, और उससे रन ऑन द बैंक वाला जो रिस्क होता है ना नीरज, एट द कोर ऑफ एवरी बैंक्स फेलियर, वो उजागर हो जाता है। एंड आई थिंक यू नो हु वुड लाइक टू कीप मनी इन अ फेलिंग बैंक। तो ये क्या अनुराग संभावना है कि ये जो बैंक है आपका सिलिकॉन वैली, ये फेल हो सकता है? नीरज, रन ऑन द बैंक में तो बड़े से बड़ा बैंक फेल नहीं, क्योंकि उन्होंने मदद मांगी है कि जिनकी मैंने 40 साल सेवा की है, अब वो मेरी मदद करें। ये बड़ा विचित्र सा स्टेटमेंट है। नहीं, देखिए, बट मदद उतनी ही हो सकती है ना जितना कि उनके पास भी कैपेसिटी है। अब वीसीज रिकॉर्ड अबाउट 2.5 ट्रिलियन कैश पे बैठे हैं, बट वीसीज तो फंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस मार्केट में वो फंडिंग नहीं करना चाहते हैं, और कंपनीज को अपने कैश पर डिप करना पड़ेगा। हम इंडियन स्टार्टअप कंपनीज के बारे में भी अभी यही बात कर रहे हैं कि अब वो लिस्ट हो गए हैं, अब अगर कोई लॉसेस होंगे तो या तो उनके वीसीज फंड करें, लेकिन अगर वो फंड नहीं करेंगे तो उनको कैश में डिप करना पड़ेगा, तो कैश डिपॉजिट्स बैंक में कम होंगे। और दिस इज नॉट अ टू बिग टू फेल बैंक, राइट? यूएस में 4 बैंक्स हैं नीरज जो टू बिग टू फेल है, जहां पर अगर फेलियर होता है तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, फेड ने कहा है कि दे विल कम इन सपोर्ट बिकॉज दे आर सिस्टमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। ये तो उनमें से नहीं है, तकरीबन रिलेटिवली छोटा बैंक है, तो फेल हो सकता है नीरज, बिल्कुल हो सकता है। ये चिंता की बात है भेजिए। अच्छा, मैं इसको जैसे समझा, बड़े अच्छे से हमने समझाया इन्होंने कि ये क्या है, मतलब असला खत्म हो गया आपका, तो अभी आप गोली कैसे चलाएंगे? मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने सोचा कि अभय जी को दे देते हैं, अभय जी आप रख लीजिए, आप मुझे 25 पैसे दे दीजिएगा, लेकिन सुरक्षित रखिएगा। अभय जी मेरे से स्मार्ट आदमी है, तो उन्होंने क्या किया, उसको कहीं लगा दिया। आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं इसमें? दर्शकों को समझाने के लिए अभय जी अमूल डाल दीजिए ये सिर्फ समझाने के लिए। तो अभय जी ने क्या किया, ये पैसा और कहीं लगा दिया कि वहां से उनको मिलेगा 2 रुपए ब्याज, तो जब मैं मांगूंगा तो उधर से निकाल के हमको दे देंगे, लेकिन वो 2 रुपए मिलेंगे 10 साल बाद या 30 साल बाद, क्योंकि आपने एमबीएस में लगाया, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज, वो मैच्योरिटी पे है। इस बीच क्या किया कि हमने क्यूटी शुरू कर दिया, एफडी कि हमारा क्वांटिटी, क्योंकि इस एमबीएस के सबसे बड़े बायर तो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने कहा हम तो नहीं लेंगे। तो अब ये क्या करें,
इस बीच क्या हुआ, ट्रिगर हो गया ये, बिल्कुल पैसे निकलने शुरू हो गए, बिल्कुल। तो इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो जो पैसा हमने आपको दिया था वो दरअसल आपके पास अब बचा ही नहीं, अब आप अपना धंधा कैसे चलाओ क्योंकि आपके पास पैसे नहीं बचा। ये एक बहुत ही टिपिकल संकट यहाँ पे खड़ा हो गया, जैसा कि अनुराग कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल। तो इसका असर कहाँ कहाँ होगा ये बताइए ना। सर असर ऑलरेडी दिख रहा है, आपने देखा कल जो यूएस के 4 बड़े बैंक्स हैं, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, ये सबके स्टॉक्स 5-6% डाउन थे। और वो इसलिए है कि कोई बैंकिंग सिस्टम आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, सब एक दूसरे के साथ क्रेडिट लाइंस हैं, बिजनेस चल रहा है, कोई रिसीवेबल है। तो इन्वेस्टर को इस समय सबसे बड़ा डर है कि किसी को मालूम नहीं कि अभी किसकी लायबिलिटी कितनी है एसवीबी फाइनेंशियल की तरफ। तो वो एक थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट बनेगा जब तक बैंक्स आके क्लियरली नहीं कहेंगे कि हमारा एक्सपोजर एसवीबी फाइनेंशियल पे X% है और ये इतना इमेटीरियल है। तो वो हो सकता है अगले 2-3 दिन में अपना एनालिसिस करके वो आ जाए डेटा। तो पर इसमें मुझे कोलैटरल डैमेज की बस ये एक सेक्टर स्पेसिफिक है, जैसे अनुराग जी ने भी कहा, जो एक बड़ा स्टार्टअप सिलिकॉन वैली का जो इकोसिस्टम है, जो काफ़ी सालों से अच्छा हरा भरा चल रहा था, और एक बैंक था जिसका ओवर एक्सपोजर है उस सेक्टर के ऊपर, और उसने अपना रिस्क ठीक से मैनेज नहीं किया, एसेट लायबिलिटी मैच नहीं की, जो बैंक्स का बेसिकली काम है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका एसेट और लायबिलिटी मैच रहे हमेशा, वो नहीं हुआ इस समय। तो उसकी वजह से एक स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अब जैसे पीटर थील हैं, मार्क एंड्रीसन है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी अपने स्टार्टअप्स को कह रहे हैं कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए, आपको छोड़ना है तो $2.5 लाख छोड़ दीजिए, उसके ऊपर का जो भी पैसा है निकाल के दूसरे बैंक में डाल दीजिए। सबको डर है, एक माहौल हो जाता है ऐसा। तो अब रिकैपिटलाइज भी कर रहा है एसवीबी बैंक, $2.25 बिलियन उसने रेस कर लिए ऑलरेडी। पर अब इन्वेस्टर्स को ये भी डर है कि वो शायद पूरा ना पड़े, जो कैपिटल लॉस लिया है उसने अपनी सिक्योरिटीज पे, उसको कवर करने के लिए। तो ये एक गोइंग कंसर्न रहेगा भी कि नहीं। तो ये बहुत सारी अभी अनसर्टेनिटी है। तो इस माहौल में क्या होता है, जो सिलिकॉन वैली का जो बिजनेस है वो तो फ्रीज हो जाएगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती। तो मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते ना वहाँ से कुछ फंडिंग किसी स्टार्टअप्स को ग्लोबली आने वाली है, ना उनके जो जनरल पार्टनर्स हैं, जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं फंड्स के, वो फंड्स में पैसा डालेंगे जल्दी में, क्योंकि सब देखेंगे कि अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की हो क्या रहा है, किसको क्या डैमेज है, कौन फंसा कौन निकल गया। तो ये एक थोड़ा स्लो डाउन ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग में रहेगा 2-3 महीने। अच्छा, ये परसेप्शन पे चलता बैंकिंग वाला, एक अफवाह उड़ा दीजिए कि देखिए उसमें एटीएम में पैसे नहीं, लाइन लग जाएगी 2 मिनट के अंदर। ये तो रिस्क का बिजनेस है, और ये सेक्टोरल। अब मैं कहूँगा ऐसे हमारी भी कंपनीज हैं इस देश में, गोल्ड फाइनेंस का काम करते हैं जो, अब गोल्ड फाइनेंस में भी आपका कोलैटरल है गोल्ड का एक सर्टेन प्राइस पे। अब आप वो प्राइस अगर गिर गया 30-40% सडनली हफ्ते भर में, तो आपके ऊपर भी आप वो एक्स्ट्रा इमीडिएटली तो बढ़ा नहीं सकते अपना सिक्योरिटी, जो जिसको लोन दिया है वो शायद हाथ खड़े कर दे या टाइम लगाए आपको कोलैटरल देने में। तो तब तक आप क्या करेंगे, तो आप भी एक तरह से टेक्निकली इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये तो जो इन्वेस्टर्स को भी समझना चाहिए कि क्या डिफरेंस है एक डाइवर्सिफाइड लोन बुक में और एक बड़ा सेक्टर स्पेसिफिक लोन बुक में। जब टाइम अच्छा चल रहा होता है उस सेक्टर का, तो वो बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं। पर एक इनहेरेंट रिस्क भी है, क्योंकि उस सेक्टर को कुछ प्रॉब्लम हुई तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको आएगी एज ए लेंडर। करेक्ट। अच्छा संजय जी, ये जो पूरी घटना है, और विशाल जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, क्या इस घटना को, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको आप कंपेयर मत करिए लीमन ब्रदर्स वाली घटना से या सबप्राइम वाली किसी चीज़ से कंपेयर मत करिए, ये एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब आपको ऑब्जर्वेशन क्या, अब आपके जो क्लाइंट ने पूछा ही होगा कि क्या हो गया संजय जी, तो आपने कैसे समझाया उनको? तो देखिए, चूंकि फेड का पिछले 1 साल में 500 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक का असर कहीं ना कहीं दिखना था, उसी संदर्भ में चूंकि ये घटना घटी है, तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ये पूरे सिस्टम को ना परवेड कर जाए। तो ये सबसे बड़ी आशंका है। और जैसा कि अनुराग ने भी कहा कि ये बैंक लेहमैन के कंपैरिजन में, या जो बड़े 5 बैंक हैं यूएस के, उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये सिस्टम को शायद उस हद तक अफेक्ट ना करे। लेकिन माहौल जैसा है अभी, थोड़ा सा सहमा हुआ माहौल है, तो उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज मैग्नीफाई हो जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में लोगों का डर बढ़ा है। हाँ, और लोग तो ये भी कहने लगे कि इंडिया में भी कहीं ये घटना रिपीट ना हो जाए,
जो कि मेरे ख्याल से ऐसा इंडिया में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्टोरल लिमिट है बैंक्स के लिए, और वो पीरियोडिकली रिव्यू भी होता है। और पिछले अगर आप कुछ सालों में देखें तो ऐसे बैंक्स थे जिन पर रन हुआ, बहुत पहले चले जाए तो माधवपुरा बैंक लें, हाल में अगर लें तो पीएमसी बैंक लें, लेकिन इन बैंक्स के कोलैप्स होने के कारण कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिस्टम पर दबाव बढ़ा। तो मेरे ख्याल से भारत के कंटेक्स्ट में इसका असर नहीं होगा, लेकिन एक डर का माहौल तो जरूर पैदा हो गया है। सेंटिमेंट खराब हो गया। विशाल जी, आपने क्या इसको ऑब्जर्व किया, आपका क्या रीडिंग है इस पूरी घटना पे? अच्छा, वो एक सिल्वर गेट, हम लोग उसकी बात नहीं कर, वो भी एकदम बैंक्रप्सी के करीब पहुंच गया। उसने भी बहुत क्रिप्टो की फंडिंग करी थी, लिया दिया, और बाद में पता लगा कि सब अंडरलाइन कुछ है ही नहीं। तो वो तो मतलब एक तरीके, अच्छा लोग कह रहे हैं कि ये ट्रिगर उधर से हुआ, जब सिल्वर गेट में ऐसा हुआ तो लोगों ने कहा भाई अब उधर भी चलो, देखो सिल्वर गेट के साथ साथ सिलिकॉन वैली में भी वो सब ढूंढने लगते हैं लोग कि कहाँ रिस्क और है जहाँ पे निकालें उसको ऐसे। तो ये दोनों घटना एक्चुअली इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए हम बार बार सिल्वर गेट का भी जिक्र कर रहे हैं। विशाल जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है इस पूरी घटना पर? तो नीरज जी, जैसे संजय जी ने अभी कहा, अगर आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम को देखेंगे और आरबीआई के गाइडलाइंस को देखेंगे तो सेक्टोरल लिमिट्स होते हैं बैंक्स के लिए। जैसे पहले भी कहा गया था कि ये बैंक ने एक्सेस लोन दिया स्टार्टअप्स को, तो उनका सेक्टोरल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा था। इस वजह से, और अगर जब उधर फंडिंग टाइट हो गई है स्टार्टअप्स के लिए, तभी इस बैंक पे प्रॉब्लम हुई है, इस बैंक में प्रॉब्लम हुई है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ऐसे होने का चांस थोड़ा कम है, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिंजेंट है इस मामले में। तो मुझे लगता नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम पे होना चाहिए। ओके, तो हमारे यहाँ कोई खास असर नहीं है इसका। इस पर भी हम थोड़ा अपने भारतीय बैंकों पे और चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा विषय हमारा जो उसको भी थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। फेडरल रिजर्व की टेस्टिमनी हुई, यानी फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरेम पावेल साहब, उनकी दोनों हाउसेज में टेस्टिमनी हुई, यानी हाउस में जाके वो सवाल जवाब करते हैं। लोग पूछते हैं कि कैसी इकॉनमी चल रही है, ब्याज दरों क्या सिचुएशन, महंगाई, जॉब मार्केट क्या है। तो उन्होंने, जब उनकी पहली वाली टेस्टिमनी हुई हाउस में, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमने अब तक एफर्ट्स किए हैं महंगाई को नीचे लाने के लिए, वो काफ़ी नहीं है, या रादर कहेंगे बहुत कम असर उनका, वो असर करना शुरू किया लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो उसको कंटेन करने के लिए जो हमने सोचा था कि जहाँ पे टर्मिनल कर देंगे ब्याज का, वो संभव नहीं है, उससे कहीं ऊपर होगा। वो 25-25 के 3-4 बार बढ़ाएंगे या 50 बेसिस बढ़ाएंगे, इसको लेकर के वो बहुत तरह तरह के वहाँ पोल चलते रहते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं वो। अभी 25 का था, अब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा 22 मार्च को जब फेड की बैठक होगी। तो मैं जानना चाहता हूं अनुराग जी कि फेड की थिंकिंग क्या है। वो वाली बात सही हो गई क्या जो जेमी डायमंड ने कही थी कि कंट्रोल इन्होंने, एक्चुअली सॉरी टू से, लेकिन कंट्रोल छोड़ दिया इन्होंने, इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा सच लग रहा है क्या आपको? आप महंगाई झेल रहे हैं क्या बहुत ज्यादा? नीरज, इस पे एक काम आज ना थोड़ा डिफरेंट टेक लेते हैं। इस पे हमने काफी चर्चा की है, और आई थिंक इसमें नो डाउट, आई थिंक मेरा बहुत कंसिस्टेंटली करीब साल भर से ये व्यू है कि फेड इन्फ्लेशन को पीछे से चेज कर रहा है, इट इज नॉट गेटिंग अहेड ऑफ द कर्व, राइट। और वो काफी लोग मानते हैं ये सब। देखिए, अगर हम ये तो नासमझी होगी अगर हम ये कहें कि फेडरल रिजर्व को ये अंदाजा नहीं है। आई थिंक थोड़ा अंदाजा मैं कह सकता हूँ उनको देर में लगता है, बिकॉज मेरे ख्याल से वो फील्ड पे उतना कनेक्टेड नहीं है। उनको डेटा 1-1.5 महीने बाद आता है या 1 महीने बाद आता है, और अगर आप फील्ड पे ऑब्जर्व करें तो आपको थोड़ा सेंस लग जाता है कि ट्रेंड कहाँ पर है। बट बहरहाल अगर उससे आगे चलें तो आई थिंक ये थोड़ा नासमझी होगी ये कहना कि उन्हें अंदाजा नहीं है। आई थिंक दे अंडरस्टैंड इट, बट आई थिंक नीरज वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसको समझना जरूरी है, और मैं इस पर थोड़ा डिफरेंट टेक इस बार देना चाहता हूँ। एक बार ये जो 79 में वॉल्कर साहब ने कंट्रोल किया ना इन्फ्लेशन, उससे थोड़ा पहले निक्सन की गवर्नमेंट थी, एंड एट सम पॉइंट ही सेड अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, और इलेक्शंस आने वाले थे। उसने कहा था कि वी कैन टेक सम इन्फ्लेशन बट वी कैन नॉट टेक लॉस ऑफ जॉब्स। और ये क्रक्स है नीरज जिसके उनकी अप्रोच के पीछे। अल्टीमेटली ये 12 और 18 फेडरल, रीजनल फेडरल प्रेसिडेंट्स एंड ओवरऑल फेडरल बैंक बोर्ड, ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड। उनका मैंडेट पे तो वो फर्म रह सकते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे लगे कि यार दे आर जस्ट डिक्टेटिंग द कंट्री।
और वहां पे उनको कॉशियस रहना पड़ता है। अब अगर ये फिलिप्स कर्व में जो ट्रेड ऑफ है आपका, उसमें आप देखें कि आप इन्फ्लेशन कुछ समय तक ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी हाल पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करके अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दें। तो आई थिंक एनीबडी वुड चूज कि ठीक है 6 महीने और इन्फ्लेशन चलने दीजिए, लेकिन गिव अ चांस फॉर एम्प्लॉयमेंट टू होल्ड। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द फेडरल रिजर्व इज डूइंग नोइंगली। एंड आई थिंक जिसको हम हिंदुस्तान में भी कहते हैं कि देखिए पोटेंशियल तो इतना ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी है। तो ये कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है नीरज, और इसीलिए वो दे ऑलवेज अपीयर टू बी रनिंग बिहाइंड, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक। अब देखिए वो कल आकर के 75 बेसिस पॉइंट भी कर सकते हैं, और इकोनॉमी में एक बार मैसेज स्ट्रांग जाना चाहिए कि देखिए, जैसे वोल्कर साहब ने उस समय किया, उन्होंने भी 2 बार चांस दिया उसको, और वो दोनों बार जब जब रुके ना, इन्फ्लेशन वापस आया उठ के, और तीसरी बार फिर वो बैट निकाल के आए कि देखिए अब मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर वो 18% तक ले गए रेट को। लेकिन डेमोक्रेसी में चांस देना पड़ता है नीरज, तो आई थिंक वो चांस दे रहे हैं। उन्हें समझ है कि जितना वो ग्रेजुअली चल रहे हैं, इन्फ्लेशन उतना ही आगे भाग रहा है, एंड मे बी अल्टीमेटली अगर वो एग्रेसिवली टारगेट करते तो इससे मच पहले इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाता। लेकिन उन्होंने इकोनॉमी को चांस दिया सॉफ्ट लैंडिंग का। अब 6% की बातें हो रही हैं, मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। अगर 5% पे आ गए हैं तो अब 6% कितना दूर है, एक ही राइट? परसेंट तो अब तो 7 की बात करिए तो समझ में आता है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज नीरज, क्योंकि देखिए ये जो बैंक साहब के 1 महीने पहले कह रहे हैं, ये वैसे हो गया। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ने कल और मूडीज ने रेटिंग्स डाउन कर दी सिल्वरगेट बैंक की और एसवीबी बैंक की। अब यार ये थोड़ा 2 दिन लेट हो गए, मतलब थोड़ा पहले, राइट? तो व्हाट इज द पॉइंट? आप तो कह रहे हैं कि 7% भी हो जाए सरप्राइज। मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है। उसको प्लॉट किया गया है कि ये जो इस वक्त चल रहा है ब्याज दरों को लेकर के, कितनी जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी, कैसे टर्म लेंगे, वो चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। वो बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया गया है कि 83 से लेकर के आज तक कैसे इसको कहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोजेक्शन है, इसमें पता नहीं। मैं तो अनुराग के साथ, क्योंकि 6 भी जा सकता है, सोसाइटी जनरल तो कह भी रही 6% जाएगा। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है आपकी रेड कलर वाली, वो लेटेस्ट है जो इस समय 22-23 के लिए हम लोग देख रहे हैं। उसमें जहां तक एकदम सीधी लाल लाइन आपको दिख रही है, वहां तक तो हम लोग पहुंचे हुए हैं। उसके ऊपर डॉट 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 बन रहा है। डॉट जहां पे आप देखेंगे कि जो टॉप बन रहा है वो लगभग 5.9 के आसपास जाके बन रहा है, और उसके बाद वहां पे एक प्लेटो बन रहा है जो 6 से 9 महीने तक चलेगा। तो अगर आप ये अज्यूम करें कि ये 5.8 5.9 सितंबर के आसपास जाके बनता है 3-4 हाइक के बाद, और उसके बाद 6 से 9 महीने तक ऐसे ही रहेगा, तो मतलब अगले साल का आधा हो जाएगा। तो यहां से आप 1-1.25 साल 1.5 साल तक आप इस हाई रेट पे रहेंगे, अगर मैं इस प्लॉट को मैं सही मानूं। और इसके सबूत के लिए जो नीचे वाली लाइनें आप देखिए, जो लाइट ग्रीन या पिंक कलर की हैं, उसमें ये दिख रहा है कि 4 से 6 महीने कम से कम, कई बार तो 15 से 18 महीने तक ये प्लेटो बना है। और जो सिर्फ 183-84 में दिख रहा है कि 1 महीने का प्लेटो था, वो इसलिए क्योंकि आप उसकी चाल देखिए, जैसे अपने यहाँ सर्किट वाला चार्ट बनता है उस तरह चार्ट बना था। तो अगर इतनी शार्प कि हम 75 5 बार बढ़ाएंगे तो शायद वो बनेगा, लेकिन रूटीन में ये लंबा खिंच रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न है मार्केट के डर का कि इतनी ऊंची ब्याज दरें अगर लगातार बनी रहेंगी। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या ये कंसर्न सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ पे टर्मिनेट होगा? ये तो एक और अलग की बात है, 6% जाए, उससे ऊपर जाए, लेकिन अगर ये 6% के ऊपर ही बना रहता है 6-8 महीने, तब तो बहुत मुश्किल आने वाली। मेरी तो आदत थी 25% ब्याज देने की, अब मैं 6 रुपये कहाँ से दूंगा? तो उसमें देखिए 2 कंसर्न इससे पैदा हो जाती हैं। हाँ, एक तो ये कि जो एसेट का चुनाव है, जो फ्लोज है, वो हो सकता है इक्विटी की तरफ ना हो, डेट की तरफ मुड़ जाए। एक वो कंसर्न है। और दूसरा ये कि जो कैपेसिटी टू रीपे है, हाँ, अगर वो अफेक्टेड हो जाता है, हाँ, तो फिर जो पोर्टफोलियो फ्लोज आ रहे हैं इंडिया के तरफ या इमर्जिंग मार्केट के तरफ, कैरी ट्रेड के कारण जो उनको मतलब 0% का फायदा उठाकर लोग इमर्जिंग मार्केट्स और इसकी एसेट्स में पैसा लगा रहे थे, वो फ्लोज जो है वो भी कम हो जाएगा। तो पिछले कुछ दिनों में अगर हम लोगों ने देखा तो भारत के लिए एक कंसर्न जो कहा गया वो ये था कि हमारी जो फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज है कंसिस्टेंटली और बहुत हाईली नेगेटिव थी, वो हमारे लिए एक कंसर्न और भी हो सकता है।
6 पौने 5। मैं कहना चाहूंगा कि जितना हम पावल जी से परेशान है वो हमसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो कहते रहते हैं कि मैं रेट बढ़ा दूंगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं पावल जी ऐसे ही कह रहे हैं, बढ़ाएंगे नहीं। तो ये जो चल रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी, और फिर वो बाद में जाके कहा कि नहीं मैं सच में बढ़ा दूंगा, तो मुझे लगता है जैसे अनुराग जी ने भी कहा कि अब रेट्स तो बढ़ेंगे, तो अब कहाँ पे रुकेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एस्ट्रोनॉमिकली बढ़ते जाएंगे। जो फेड का भी यही रिक्वायरमेंट है कि जो स्पेकुलेटिव एक्सेस है, जो लोग जबरदस्ती घर इसलिए ले रहे हैं कि उसमें हम कैपिटल गेन बना लें, सस्ते में पैसा मिल रहा है, 3% पे मिल रहा है, 8% कैपिटल गेन बन जाएगा तो उसमें आर्बिट्राज में पैसा निकाल दे, वो स्पेकुलेटिव एक्सेस सिस्टम से निकाल दें, जेन्युइन डिमांड को हर्ट ना करें। अब उनके लिए भी बड़ा मुश्किल कहना है कि किस लेवल पे रेट बढ़ के ऐसा होगा कि जेन्युइन डिमांड नहीं कम हो रही है, सिर्फ स्पेकुलेटिव एक्सेस निकल रहा है। तो अब वो कहना बड़ा मुश्किल है 6% पे होगा या उसके भी ऊपर होगा या ऑलरेडी हो गया है, वो तो डेटा ही बताएगा, अगले 1-2 महीने में आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत फास्ट रेट बढ़ाएंगे, मतलब वो मार्केट को टेंडर रुक्स पे रखेंगे। इसका पॉलिटिकल हाँ कि हम बढ़ा देंगे और नीचे तो नहीं आएगा, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट रहेगा। तो इस रहेंगे कि इन्वेस्टर्स को डर लगा रहे कि अगर रेट बढ़ गए तो मार्क टू मार्केट लॉस लेना पड़ेगा बुक पे। तो स्पेकुलेटिव एक्सेस ग्लोबली निकल जाए, धीरे धीरे M3 की जो सप्लाई है वो कम हो जाए, आई थिंक फोकस उस पर रहेगा। अब वो नंबर कहाँ जाके रुकेगा वो कहना फ्रैंकली बड़ा मुश्किल है। M3 की सप्लाई कैसे रुकेगी? अभी तो लोगों के पास $1 ट्रिलियन तो वैसे ही पड़ा जो सन्ड्री बिल पे करते उस वाला। तो अब उसी को तो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उसको स्क्वीज करते जाए, वापस लेते जाए, लोग वापस देते जाए कि भाई अब हमको नहीं चाहिए हाई कॉस्ट लोन, नहीं चाहिए हमको, कॉस्ट ऑफ फंडिंग इतनी बढ़ गई है कि बेटर है कि हम ना लें, कुछ भी ना करें। लेकिन एक चीज आप लोग इसको और कंसीडर करिए, विशाल आपके पास आता हूं मैं, 24 में वहां पे भी चुनाव है, जो कुछ भी कांड करना है सितंबर अक्टूबर तक कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल पॉलिटिकल कॉस्ट भी तो है उसकी। अभी देखिए वहां पे बजट पेश करने की तैयारी, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। आज सुबह मैं अनुराग से चर्चा भी कर रहा था, तरह तरह के बड़े 3 तूफानी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं कि वेल्थ टैक्स लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पता नहीं उसमें कितना नेगोशिएट हो पाएगा, लेकिन ये हो रहा है। तो विशाल आप लोग भी तो एक कैलकुलेशन करते होंगे, इन्फॉर्म्ड गेस करते होंगे कि ये जो, क्योंकि देखिए सीधे सीधे मतलब है कि मैं तो जितना फेड बढ़ाएगा उसमें 2% हम यहाँ जोड़ लेंगे, इतना हमारे यहाँ होगा। तो आप लोग क्या गेस लेके चल रहे हैं कि फेड क्या कर सकता है, कि कहाँ पे जाके टर्मिनेट होगा ये रेट? जिस तरह फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने रिसेंटली कांग्रेस के स्पीच में कहा था कि जो इकोनॉमिक डेटा यूएस में आ रहा है वो फेड के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रांग है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक साइड पे फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो सके, मगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी जल्दी स्लो नहीं हो रही है यूएस में, और इन्फ्लेशन भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आ रही है। तो इसलिए उन लोग को रेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, और तब तक करने पड़ेंगे जब तक ये काबू में ना आ जाए इन्फ्लेशन। तो एक नंबर लगाना मुश्किल है। अगर आप फेड का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 2 साल पहले उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्फ्लेशन इतनी जल्दी बढ़ेगा। जब उन्होंने रेट हाइक्स शुरू किए तभी भी उनको लगा कि ये 6 महीने में या 12 महीने में कंट्रोल में आ जाएगा, बट असलियत ये है कि अब तक वो कंट्रोल में आया नहीं है। तो टर्मिनल रेट का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। उन्होंने रिसेंटली एक इंडिकेशन दिया था 2022 के एंड में कि 5.1% तक जा सकता है, मगर जिस तरह अभी लग रहा है वो शायद 550 to 6% के बीच में जा सकता है। और काफी ग्लोबल बैंक्स ने जैसे गोल्डमैन सैक्स और ब्लैक रॉक ने भी चेयरमैन की स्पीच के बाद अपना फोरकास्ट इंक्रीज किया है कि ये 575 to 6% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। ओके, अनुराग ने भी एक अंग्रेजी में एक बात कही थी, वी कैन टेक ऑन इन्फ्लेशन बट नॉट योर लॉसेस। इसको हिंदी में भी ये कह सकते हैं गेहूं के साथ घुन पिसेगा? कह सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मुझे आपसे पूछना, अभी फेड का डर जो है ना 2-3 दिन पहले आया है, उससे पहले तो इक्विटी मार्केट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें बंद कर रखी थी उसने। तो हम लोग ये कहते थे सुबह अपनी कन्वेंशन में कि देखो फेड अपनी तरफ, बॉन्ड मार्केट अपनी कहानी सुना रहा है, फेड मार्केट इक्विटी वाला अपनी कहानी सुना रहा है। पता नहीं अचानक से 2 दिन बाद उनको ज्ञान पता लगा तो फिर वो समझ जाएगा नहीं साथ मिलकर चलना है। ये क्यों हुआ था ऐसा अचानक से? मतलब फेड इक्विटी वालों को बहुत ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस था क्या? हाँ नहीं नीरज, मुझे ना काफी समय से लगता है ये कि इक्विटी मार्केट्स ना वो रिस्क
को परसीव और एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं कि ये फेड रियली यू टर्न नहीं लेगा। देखिए, मैंने ये उनके एक आपने बात कही अच्छी कि दिस इज अ फिजिकली लिबरल गवर्नमेंट गोइंग इनटू इलेक्शंस, राइट, और उन्होंने अपने बजट्स में अपना नजरिया बताया कि अगर खुला पर्स मिले तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और उस सिनेरियो में फेडरल रिजर्व की लिमिटेशन भी बताई कि बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड दे वांट टू गो स्लो एंड बिहाइंड रादर देन बी अहेड एंड अपीयर टू बी रेकिंग द इकोनॉमी। बट रिजॉल्व पक्का है नीरज, he will not leave the chair without getting it back to 2%। वो रिजॉल्व मार्केट नीरज एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो बार बार सोच रहा है कि कहीं ना कहीं यू टर्न आएगा इन पॉलिटिकल कंपल्शंस, दे विल हैव टू टेक अ यू टर्न और रेट्स वापस नीचे आएंगे। नीरज, ये बहुत बड़ा टेस्ट है और हिस्ट्री में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट मार्केट में मैं तो नीरज इस स्टैंड साइड में खड़ा हूं कि ये रिजॉल्व बहुत मजबूत है। मार्केट ने इसको अभी सीरियसली एब्जॉर्ब किया नहीं है, अभी नहीं किया है तो करेगा, पर करना होगा नीरज। ये फेड विल नॉट बैक आउट विदाउट गेटिंग इट बैक टू 2%। और इस बार अगर इकोनॉमी में रिसेशन भी आया लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं है नीचे तो रेट कम नहीं होंगे। यानी कौन किसको हल्के में ले रहा है वही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने अगले बार शो में एक एस्ट्रोलॉजर ही बैठाऊंगा। जब पावेल साहब को नहीं समझ में आ रहा था, एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि सारे एस्ट्रोलॉजर ही हैं यहाँ पे अभी भी कि कहाँ जाएगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं संजय जी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम के दो छोटे छोटे हमारे पास नमूने हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम एटलीस्ट दिख रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि ये अमीर लोग जिनको हम HNI या अल्ट्रा HNI कहते हैं, वो पैसे कहाँ पे लगा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज वीकेंड अड्डा में मार्केट पे चर्चा हो रही है। हमने आपसे पहले दो विषय डिस्कस किए। एक जो यूएस के दो बैंकों की बड़ी समस्या हुई, उस पर विस्तार से बातचीत हुई कि ऐसा क्यों हुआ है और आगे उसके क्या फॉलोआउट्स हो सकते हैं। दूसरा विषय हमने ये डिस्कस किया कि फेड यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक कितनी ब्याज दरें और बढ़ा सकता है। इसको लेकर के दिन भर डिबेट चलती है, आधा बढ़ाएगा, चौथाई बढ़ाएगा, कितनी तक बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उससे हमारा मार्केट सीधे तौर पे प्रभावित होता है। तो हमने उसको डिस्कस किया। अब जो अगला विषय हमारे साथ है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम, इसलिए मैं इसको जिक्र पे ले आया हूँ कि दो तो एक तो जो खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसके संदर्भ में समझेंगे, और दूसरा जो कि यूएस में बैंकिंग सेक्टर में कांड हुआ है तो बहुत लोगों के मन में आता है कि अरे भारत में भी क्या हो रहा है। तो एक बार तो बात स्पष्ट हो चुकी है ब्रेक से पहले कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है और हमारा जो RBI है वो बहुत ही बेस्ट सेंट्रल बैंक मुझे लगता है, जो सेक्टोरल कैप लगाते हैं और बहुत ही पीरियडिकली चेक करते रहते हैं। संजय जी, दो चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी, इसलिए मेरा मन हुआ कि इस पर डिस्कस करना चाहिए। एक तो ये कि जो क्रेडिट कार्ड का लोन है वो काफ़ी बढ़ा है, जो रिपोर्ट सजेस्ट करेगी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और दूसरा जो एक हम लोगों की रिसर्च है कि ऑल इनकम्पासिंग अगर आप देखें तो जो ग्रॉस NPA है वो FY24 में 4% या उससे भी नीचे हो सकता है, जो इंडिकेट करता है कि हमारी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है टोटल बैंकिंग सेक्टर की। और क्रेडिट ग्रोथ भी 16-17% तक चल रही है, जो लेटेस्ट फोर्टनाइटली हाई फ्रिक्वेंसी डेटा था वो भी सजेस्ट करता है। आपकी इस पर टिप्पणी क्या है? कोई किसी तरीके की चिंता या बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है? तो देखिए, इसको तीन पहलू में देखिए। हाँ, पहला पहलू कि क्या हमारे बैंकिंग सेक्टर को एक्सेसिव कंसंट्रेशन के कारण रिस्क हो सकता है, तो मेरे ख्याल से उसकी संभावना बहुत ही कम है। शेड्यूल्ड बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में इक्का दुक्का इस तरह के केसेस अभी भी उभर के आ सकते हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो इन टर्म्स ऑफ सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि हमारी बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्टेबल है। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है हमारे बैंकिंग सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना। तो ये जो पहलू है, इसमें जिस तरह की सुधार पिछले कुछ सालों में जो हुई है, जिस तरह से अग्रेसिवली बैंकों ने राइट ऑफ लिया है, जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर बनी रही है और जिस तरह से उन्होंने अपने रेगुलेशंस को चेंज किया है, तो इसका मिला जुला असर जो है वो हम आज देख रहे हैं कि हमारी सिस्टम में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है हो गई हैं। और इसका कुछ श्रेय तो बैंक्रप्सी लॉ को भी जाता है, क्योंकि जो बोरोवर है अब उसके मन में इस बात का डर है कि अगर उसने पैसे बोरो किए और रिपे नहीं किया तो अपनी कंपनी या अपनी एंटिटी से हाथ धो सकता है। तीसरा पहलू जो है वो है कि इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के बाजार माहौल में
कि क्या क्रेडिट ग्रोथ तब भी हो सकता है। तो देखिए पिछले करीब करीब साल भर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली रेट बढ़ा रही है। उसके साथ ही साथ चूंकि अब बैंकों की जो MCLR है वो लिंक्ड हो गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी से अधिकतर बैंक्स की, तो रेट बढ़ने के बावजूद भी हमारी क्रेडिट ग्रोथ जो है बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में भी अगर क्रेडिट ग्रोथ है और जो बाकी जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो भी दिखा रहे हैं कि अंडरलाइंग इकोनॉमी में कहीं ना कहीं तो तेजी है, भले कहीं सेक्टोरल प्रेशर्स हों लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में एक तेजी है। तो मेरे ख्याल से आज जो बैंकिंग सेक्टर जिस तरह से अपने आप पोजिशनड है वो हमारे ख्याल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल धरातल इस पे बेस पे खड़ा है वो एक्चुअली। और मतलब इसको जो अभी संजय जी ने कहा बहुत सही बात है कि जो हमारे यहाँ जो बैंक्रप्सी लॉ बनाया गया, सरकार ने बनाया, उसकी वजह से बहुत सख्ती आई है और शक्तिकांता दास जी ने बहुत कमेंडेबल काम किया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सख्ती, वसूली, ये सारी कुछ हुए हैं। आप दिक्कत में फंस रहे हैं तो आप कुछ भी हो कहीं से भी लाइए, आप वहीं से फंड जुटाइए, लेकिन लोन चुकाना पड़ेगा। आप देखिए ना, ये तो सब हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं, पैसे तो आपको चुकाने पड़ेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी में मैं आपको बताऊँ, PSU बैंकों को जो है ना ज़बरदस्त गेन हो रहा है। अगर उनकी आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट हमारे सामने है, Q3 में 68,000 करोड़ की जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन्होंने क्लॉक किया। प्राइवेट बैंक ने भी 60,000 करोड़ किया, टोटल 1,27,000 करोड़ है, जो आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 30% बढ़ा है, 30% की ग्रोथ है। और ईयर और YOY और क्वार्टर एंड क्वार्टर करीब 11.5% की है। विशाल, ये जो सिचुएशन है कि FY23 में 5% से कम रहेगा ग्रॉस NPA, जो कि 0.9% गिरेगा, और 24 में 4% से नीचे रह सकता है। लेकिन अब ये तो एक बहुत अच्छी तस्वीर हमने आपके सामने रखी विशाल, लेकिन इसमें एक मैं ये कहूँ कि अगर 16-17% की ग्रोथ चल रही है, ईयर एंडिंग में हो सकता है 14-15% हम करें, उसमें कॉर्पोरेट ग्रोथ थोड़ी कम है, रिटेल ज़्यादा है। बढ़ती हुई ब्याज दरों के बीच में ऐसी क्रेडिट ग्रोथ कि जब आपकी EMI करेंसी 30-35% बढ़ गई हो, तब भी क्या ये क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगी? ये मेरा सवाल है। तो जिस तरह आपने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ अभी 16-17% है, काफी टाइम के बाद क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना शुरू हुआ है इंडिया में, मगर जब इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर है तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन आने का चांस ज्यादा है। RBI का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें भी दिख रहा है कि रिटेल लोन ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है। जो होम लोन ग्रोथ है वो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, जो पिछले महीने के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे है। तो जो आप लोगों को इनिशियल जो अर्ली साइंस दिख रहे हैं उसमें थोड़ा स्लो डाउन लग रहा है क्रेडिट ग्रोथ में, और इंटरेस्ट रेट्स अगर इसी लेवल पे रहे या इससे ऊपर रहे तो फिर ये क्रेडिट ग्रोथ 13-14% तक आ सकता है। तो जो अभी 17-18% का क्रेडिट ग्रोथ है वो 13-14% तक नीचे आ सकता है। अगर आप देखें तो व्हीकल फाइनेंसिंग का जो ग्रोथ है, लोन ग्रोथ, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो 25% ईयर ऑन ईयर अभी भी ग्रो हो रहा है। मगर जो होम लोन है वो बैंक्स के रिटेल बुक में अराउंड 48% ऑफ द लोन्स आर होम लोन्स। तो अगर होम लोन्स में स्लो डाउन आ रहा है तो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ में भी स्लो डाउन आएगा। आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सर खूब जब के? जितना जरूरत पड़े तो कर लेता हूँ। ये राइटर लगा दिया आपने, जितना जरूरत 12 रुपए वाला फार्मूला। 29% बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, खूब पैसे लोग कार्ड स्वाइप किया और खर्चा कर दिया। चिंता है? नहीं, चिंता नहीं है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड का मार्केट है ये बैंक्स काफ़ी देख समझ के लिमिट सेट करके ही देते हैं, और पूरा क्रेडिट लिमिट सेट होती है एनालिसिस के बाद पेमेंट कैपेबिलिटी पे। तो टिपिकली इस अभी मुझे नहीं लगता ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स थ्रू क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। आई थिंक अभी भी इट्स कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इस पे बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट्स हो जाएंगे या लॉसेस हो जाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता बात वहाँ तक पहुँची है। अच्छा, कैपेक्स साइकिल पे इंडिया चल रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त खर्चा। मैंने अभी लास्ट वीक हनीवेल ऑटो के गणेश नटराजन जी से बातचीत की।
बहुत दिलचस्प बात थी। मैं उनको बुलाया मैंने इसलिए था कि मैं समझूं कि इंडस्ट्रियल स्कीम में क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ऑटोमेशन का काम है, जो बिल्डिंग ऑटोमेशन का काम है या रेलवे में जो काम है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। सरकार भी खर्चा कर रही है और प्राइवेट भी खर्च हो रहा है। रियल एस्टेट की ग्रोथ से भी उन्होंने जोड़ा उसको। और उन्होंने ये बताया कि जो अभी $10 बिलियन का मार्केट है, ये 3 साल में $20 बिलियन का हो जाएगा। इस तरह की कैपेक्स यहाँ पे चल रही है। तो ये जो नंबर्स है जिस पे हम लोग को थोड़ा सा डर लगता है, हम लोग बहुत मतलब वो बाय नेचर वो शंकालु है कि अगर कोई ग्रोथ हुई तो मन में तुरंत डाउट, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो रिस्क भी है इसके पीछे छुपा हुआ, रिस्क है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 30% की ग्रोथ तो सस्टेनेबल नहीं होगी। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? हम ये क्यों नहीं मान के चल सकते कि ये 20% की क्रेडिट ग्रोथ अगले 10 साल तक क्यों नहीं चल सकती? नहीं, 20% के 10 साल तक तो चलना मुश्किल है, पर अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल इंटरेस्ट रेट साइकिल पे, क्योंकि आई थिंक किसी ना किसी लेवल पे तो डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। अगर आपके रेट्स बढ़ते ही रहे तो एक कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगा, स्लो डाउन होगा। पर अभी मुझे लगता ही नहीं कि आरबीआई का भी ऐसा मूड है या हमारा बैंकिंग सेक्टर ऐसा ओवर एक्सपोज्ड है टू फॉरेन बोरोइंग्स कि हमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। और कैपेक्स, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तो बहुत ही वीक रहा है पिछले 2-3 साल में। कोविड के टाइम पे तो था ही, उसके बाद भी रिकवरी नहीं है। जो भी कैपेक्स हो रहा है सरकार का ही हो रहा है। तो आई थिंक ये प्राइवेट कैपेक्स साइकिल थोड़ी पिकअप हो, जो ग्लोबल डिमांड पे डिपेंड करती है, तो आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ तो मेरे को लगता है कि इससे भी ज़्यादा 1-2 साल तक आपको दिखा सकता है पीरियड। 1-2 साल। अच्छा, कहीं पे आपको कोई साइन दिख रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा स्लोइंग हो रही है? एनी सेक्टर? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ अनसिक्योर्ड, आप अनसिक्योर्ड रिटेल की बात देख लें, उधर तो 20-22% की यील्ड पे भी अच्छी डिमांड है। फिर आप ऑटो लोन्स देख लें, होम लोन देख लें, रिटेल साइड की मैं जितनी बात करूँ वो ठीक है। कॉर्पोरेट में BBB से ज़्यादा नीचे बैंक्स नहीं जा रहे हैं अभी, तो जो भी लेंडिंग हो रही है अभी BBB+ हो रही है, क्योंकि बैंक्स को भी डर है। और इतनी कोई क्रेडिट की डिमांड भी नहीं है कि बैंक्स को ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है। तो मुझे ऑन द एसेट साइड अभी तो कोई डर नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कुछ ब्लो आउट आए। लेकिन एक बहुत चमत्कारी बात हुई है, आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन घटाया थोड़ा सा। होम लोन रेट घटाया? यस। अच्छा, नहीं मैंने मिस कर दिया। ये खबर अपने आप में संजय जी आपने पढ़ी, ये क्या है? मतलब ये जहाँ पे इतनी स्थिति बनी हुआ पे होम लोन थोड़ा सा कम कर दिया। विशाल जी आप भी सर हिला रहे हैं, कमेंट आपका भी चाहिए। संजय जी क्यों घटाया इन्होंने, कोई आइडिया? ये मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए शायद हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर बैंक को छोड़ के हमने और किसी बैंक का ऐड नहीं देखा होम लोन घटाते हुए। और इस तरह की टीजर रेट्स पहले भी दिखाई गई हैं, मतलब वो शायद बिल्कुल सबसे हाई क्वालिटी बोरोवर के लिए रेट होगा। आप जब उनके पास जाएंगे तो शायद आपको वो रेट ना मिले। बढ़ते हुए ब्याज दरों की सिनेरियो, विशाल जी आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा किया होगा उन्होंने? तो एक तो उन्होंने, जैसे मैं कह रहा था कि कुछ हद तक स्लो डाउन दिख रहा है रिटेल होम लोन्स में, तो शायद एक फेस्टिव सीजन, अभी गुड़ी पड़वा भी आ रहा है, तो शायद एक फेस्टिव सीजन की वजह से भी उन्होंने रेट थोड़े टाइम के लिए शायद कम किया होगा ताकि ज्यादा लोन डिस्पर्स कर सके। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी है, तो बैंक ये भी सोचेगा कि एंड ऑफ द ईयर तक हम लोग जितना लोन्स डिस्पर्स कर सके उतना अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो उस वजह से शायद वो लोग ने एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये रेट्स कम किए होंगे। हाँ, मतलब एक दो रीजन हो सकते हैं। तो गुड़ी पड़वा के लिए थोड़ा माहौल बनाने के लिए, या फिर डिमांड घट रही तो थोड़ा सा नीचे करो और ज़्यादा बांटो, ये भी हो सकता है ना। हम लोग शंकालू लोग हैं, बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि बढ़ते हुए सिनेरियो में आप ब्याज दर कम कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग। अनुराग जी आप वहाँ तो 7 समंदर दूर से बैठ के हमारे बैंकिंग सिस्टम को कैसे देखते हैं, जबकि हम लोग इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, 4% से नीचे एनपीए लेके आ गए हैं, प्रॉफिट जबरदस्त है हमारा, पैट ऑपरेटिंग कहीं भी देखिए, कैसा लग रहा है आपको? हाँ नीरज, 2-3 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। एक तो बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग और रोबस्ट है। वो क्यों है नीरज इंडिया का? क्योंकि जो लेसन यूएस ने 2008 में लर्न किया ना, वो इंडिया करीब 2014-15 तक सीख चुका था। वो लेसन ये नीरज के बैंक्स कैन ग्रो एट 2x द रेट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का रेट अगर 5% है तो बैंक 10-12% से उनका एसेट्स ग्रो कर सकता है। अगर वो उससे आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे नीरज, तो कहीं ना कहीं वो एनपीए क्रिएट होगा, वो सिस्टम में वापस हिट करेगा। हमारा 2008 के बाद जो हमने बजर्क लेंडिंग शुरू की, उसमें हमारा कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी रेशो नीरज 2014 में 70% आ गया था। डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस हैव दैट रेशो अराउंड 80%। हमारी इकोनॉमी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, वो 70% कुछ ज्यादा लेंडिंग हो गई थी। उसका रिजल्ट उसके बाद क्या हुआ, वो कॉर्पोरेट एनपीएस क्रिएट हुए,
वो सबने देखे हैं। आज वो रेशियो तकरीबन नीरज अबाउट, बिकॉज अब सारा एसेट सिर्फ रिटेल में लेंडिंग ज्यादा हो रही है तो वो बेस बढ़ रहा है, तो वो 46% पर आ गया है। और मेरे ख्याल से ये ठीक नंबर है। इस पे बहुत एग्रेसिवली कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वी शुड ग्रो दिस नंबर, कोई फायदा नहीं है। उसको आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं एनपीए क्रिएट होगा। और तभी आप देख रहे हैं कि बैंक्स ने वो जो लेसन लर्न किया है कि कुछ सेक्टर से दूर रहना है और रिटेल पे फोकस करना है, उससे वो रिटेल में अपना बेस बढ़ा रहे हैं। वो जो 4% हुआ है अपना जो बेस है, वो इसलिए हुआ है नीरज को कि आप कुछ साल तक नॉमिनल बेस पे ग्रो करते हैं तो नेचुरली वो जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो ऑन अ बेस, लार्जर बेस, वो छोटा हो जाता है। दैट्स द रीजन नीरज। थर्ड इज नीरज, उसका एक कॉस्ट भी, अब इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि 10-12% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन फिर वो कैसे ग्रो होगा? फिर आपको हैवी कॉर्पोरेट लेंडिंग और इंफ्रा लेंडिंग करनी पड़ेगी। 2008 के कल्प्रिट्स कौन थे? इंफ्रा, पावर, टेलीकॉम, रियल एस्टेट। बैंक्स आज उन किसी भी सेक्टर को लेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोन रेट 20% के अगर पे कैसे होगी नीरज? तो नहीं हो पाएगी। करेक्ट। तो सिक्योर्ड लेंडिंग होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी के पेपर्स पे लेट करना चाहिए। लेकिन अब असली सवाल पे आते हैं विशाल जी के पास। विशाल जी, जो अमीर लोग हैं, HNIs हैं, बहुत पैसे उनके पास होते हैं, तो आजकल वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? मार्केट में लगा रहे हैं, रियल एस्टेट खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? तो इसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जो 2021 के बाद हम लोग ने देखा है कि इक्विटी मार्केट में 2022 इतना अच्छा साल नहीं था इक्विटी रिटर्न्स के लिए। 2023 भी जिस तरह शुरू हुआ है, लग रहा है कि अभी भी माहौल डिफिकल्टी है। तो जो HNIs इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं वो टिपिकली SIPs और STPs के थ्रू डाल रहे हैं। वो अपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एलोकेशन बढ़ा रहे हैं इक्विटीज में। और अगर हम डेट की तरफ देखें तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो जब ये चीज बोरोवर्स के लिए तकलीफ की बात है, वहीं पर जो इन्वेस्टर है उनको हायर रिटर्न्स मिलते हैं फिक्स्ड इनकम में। तो ज्यादातर HNIs अभी अपना पैसा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में लॉक इन कर रहे हैं ताकि वो हायर यील्ड्स का फायदा उठा सके। पिछले 12 से 15 महीनों में हम लोग ने देखा है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में बहुत सारा पैसा आया है मार्केट में। 30,000 करोड़ के ऊपर पैसा आया है इस कैटेगरी में, जो शायद 2 साल पहले कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वहां पर काफी पैसा आया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो रेगुलरली पे आउट करते हैं, उनमें पैसा आया है। जिन HNIs को थोड़ा और अग्रेसिव बेट लेना है, वो स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड्स और वेंचर डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फंड्स थोड़े लोअर रेटेड कंपनीज को लोन्स देते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स जो है, डेट म्यूचुअल फंड्स टिपिकली AA या A रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्रेडिट में आपको थोड़ा हायर रिटर्न मिलता है। वेंचर डेट फंड्स स्टार्टअप्स को लोन देते हैं ताकि स्टार्टअप्स अपना ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट ना करें अर्ली स्टेज पे, तो उनको लोन देते हैं और उस पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो ये थोड़े कैटेगरीज हैं जहां पर HNIs ने अपना डेट का एलोकेशन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। आपके जो अमीर दोस्त लोग हैं वो कहाँ पैसे लगा रहे हैं? अभी उस सेगमेंट की ये थिंकिंग है कि रिटर्न को चेज ना करें, कि रिटर्न के पीछे ना भागें। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि ज़्यादा अगर रिटर्न के पीछे भागेंगे तो रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। और पिछले 2-3 साल में अच्छे कोविड के बाद से अच्छे रिटर्न बने हैं पोर्टफोलियोज में। तो इस समय इक्विटी एलोकेशन में कहूँगा लोअर साइड पे है। जितना अगर पहले 60% पोर्टफोलियो का होता था तो 40% पे आ गया है। 20% लोगों ने कैश रखा हुआ है, टैक्टिकल बेसिस पे डिप्लॉय करते रहते हैं। और जो बैलेंस है वो देख रहे हैं कि कहाँ पे थोड़ा लेवरेज कर लें। जैसे GSEC ले रहे हैं काफ़ी, 7%, 7.7% की यील्ड पे मिल रहा है GSEC इस टाइम पे। थोड़ा रिस्की है क्योंकि एक व्यू उनका एक है कि अब इसके ऊपर रेट नहीं जाएगा, पर अगर चला गया तो MTM उनको भी लेना पड़ेगा SVB फाइनेंशियल की तरह। पर उनका व्यू है कि नहीं जाएगा, तो वो वहाँ पे लेके उसको मार्जिन में देके और अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के कि 10% रिटर्न वहाँ आ जाए, 7% इधर आ जाए तो 17% एनुअल रिटर्न आ जाए।
थोड़ा प्राइवेट इन्वेस्टिंग में भी ध्यान जा रहा है लोगों का, स्टार्टअप फंड्स में या डायरेक्ट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से पब्लिक और प्राइवेट मार्केट्स में वैल्यूएशंस में भी काफ़ी डिफरेंशियल है। तो आई थिंक ये 3-4 जगह है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स का, HNI इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसर्स का इंटरेस्ट है अभी इस समय। संजय जी, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मतलब इतने कठिन नाम अभी मैंने सुने कि टारगेट मैच्योरिटी, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। संजय, आप भी सब इसी तरफ से पैसे लगवा रहे हैं क्या लोगों के? बड़ा मुश्किल काम है ये, क्या पैसे कमाना? अगर बहुत आसान होता तो शायद हम लोगों का करियर भी नहीं बनता। क्या बात है, क्या बात है सर। बताइए आपका क्या आइडिया चना इसके लिए? देखिए, हाल के दिनों में अगर आपने देखा होगा नीरज जी, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में बहुत मैसिव ग्रोथ हुआ है। हाँ। तो HNI का रुझान उस तरफ बहुत है। उसके कई वैरायटीज हैं। तो कैटेगरी 3 में अगर है तो इक्विटी मार्केट से संबंधित है, अदरवाइज कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, उनमें भी लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। दूसरा जो मुझे दिख रहा है हाल के दिनों में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन हुआ है और लोगों को लग रहा है कि अब जो वहां का बॉटम है, हाँ, वो भी शायद बहुत दूर ना है। तो लोग थोड़ा बहुत पैसा ओवरसीज इक्विटीज में भी लगाना चाहते हैं, वो फंड ऑफ फंड्स के रूट से हो या फिर ETF के रूट से हो। तो मैं देखता हूं कि उधर भी लोगों का रुझान बढ़ गया है। तो ये कुछ नया आइडिया। अनुराग जी, आपके यहाँ क्या चल रहा है? आपके यहाँ के तो अमीर लोग उधर जा रहे होंगे, सिलिकॉन की तरफ। नया अपॉर्चुनिटी खुल रही है ना बॉटम पकड़ने के लिए, नहीं? हाँ, तो नीरज, मैं तो यही कहना चाहता था कि HNI बाई इटसेल्फ, आप पैसा अपने बिजनेस से कमाते हैं, हाँ। लेकिन वो पैसा लगाते कहाँ है डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के एडवाइजर से और फंड से जुड़े हुए हैं। तो ओपिनियन डिवाइडेड है, कुछ लोग मौके को पकड़ने की कोशिश क्वेश्चन को कर रहे सिंपल हैं। करता हूँ अनुराग जी, इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल करता हूँ। HNI बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, वो दुनिया को ड्राइव करते हैं। मान लीजिए एक बहुत स्मार्ट HNI आया, बढ़िया बोरे में भर के पैसा लेके आया और उसने कहा अनुराग जी एक इंस्ट्रूमेंट बताइए पैसे लगाना मेरे को आज, आप क्या बताएंगे? नीरज, मेरे पास आएगा तो वो 2 ईयर बॉन्ड और 1 ईयर बॉन्ड में लगाएगा, और अगर बिना कुछ किए 5 से 6% US मार्केट में मैं रिटर्न लगा सकता हूँ 1 साल में, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है नीरज। और इंडिया में भी मैं यही कहूंगा कि PMS के घोड़े पे सवार हैं तो आप लगाते रहिए पैसे, लेकिन वो चलने वाली नहीं है बात। आप बॉन्ड्स में लगाइए 6-7-8% पे, और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसे रखिए और जोखिम से दूर रहें इस समय पे। ओके, जाते जाते समय हमारा समाप्त हो रहा है। एक खबर आपको दिखाते जाऊँ। HUL जो हिंदुस्तान की जायंट कंपनी है FMCG की, उसके नए और MD एंड CEO रोहित जावा जी आ गए हैं। आप जानते हैं इनको सर? नहीं, मैं नहीं जानता, पर उम्मीद करता हूँ वो मुझे जान पाए। क्या बात है। तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि ये जायंट कंपनी है, उसके नए MD CEO आए हैं संजीव मेहता जी की जगह, और अब ये काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। तो हम लोग इनके कामकाज में नजर रखेंगे। अगले हफ्ते से हम आपको बहुत सारी ऐसी खबरें बताया करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग है और बिजनेस वर्ल्ड में होती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।